हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2023 का। क्या है? 2023 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि कई बार ये कमेंट आता है कि क्वेश्चन पेपर किस ईयर का है, तो इसलिए मैं आपको ये डाल रही हूँ। वैसे कमेंट में मैंने सब पे डाल दिया है कि कौन सा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हैं कि कौन सा पेपर किस ईयर का है, और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ओके, तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को समझते हुए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अभी तक हमारा जो थ्योरी का पार्ट है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। 6, 7, 8 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 6, 7, 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा सिविक्स रह गया है थ्योरी का पार्ट, जो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी सिविक्स में 6 और 7th में कम पढ़ना है, तो हम उसे बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, 10 दिन में मैं कोशिश करूंगी सिविक्स आपका कंप्लीट करा दूं, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डालते रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके बाद फिर मैराथन क्लासेस चलेगी हमारी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेशन तो चलेगा ही, साथ के साथ हमारी मैराथन क्लासेस भी चलेगी, जिसमें एक साथ में पूरी क्लास का मतलब 6 की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब हमारा क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, तो उसमें जो 31 है, 31 नंबर से हमारा सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं 31 से 90 तक, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे सोशल साइंस से आते हैं। और 60 में से अगर आप मेरे सारे क्लास को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे अनुसार जो मैं आपको बोलती हूँ कि साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं, अगर वो आप कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है आपके 55 प्लस तो आपके आएंगे ही। बुक से जो हमारा 6, 7, 8 की हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी है, उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो पूरी गारंटी है। जो पेडालॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ डाउट होता है, क्योंकि हम कुछ और समझते हैं, और जो सीबीएसई है, यानी कि जो सीटेट का साइड है, सीबीएसई है, वो उसका कुछ और आंसर डाल देता है, तो एक दो हमारा उसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो। वरना मैं अगर आप सारे वीडियोस मेरे देख लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें, तो मेरी गारंटी है कि आपको सोशल साइंस में आपके 55 प्लस तो आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरू में थोड़े से पेडालॉजी के क्वेश्चन है, तो हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मतलब मान लो कि आप एक टीचर हो, आप बच्चों को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में हम किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट जो उत्तर दे रहे हैं, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो अब ये जो सारे उत्तर हैं, ये जो सारे आंसर हैं, 4 आंसर दिखाए गए इसमें, विद्यार्थियों द्वारा आंसर दिए गए हैं, तो अब कौन सा आंसर ऐसा है जो प्रश्न को समझने की क्षमता को जिससे हमें पता चलता हो कि विद्यार्थियों में प्रश्न को समझने की क्षमता है, समावेशी क्षमता है कि सभी को मिलाकर पढ़ सकें, सभी को मिलाकर चल सकें, विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता हो। ये हमें किस क्वेश्चन आंसर से पता चलता है? तो पहला देखिए आंसर क्या है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। क्वेश्चन देखिए फिर से हम देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? जो लोकतंत्र है उसमें हम किस किस तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? सिर्फ वोट डालकर ही भागीदारी नहीं होती ना, भागीदारी तो अनेक तरीकों से होती है। तो पहले ने क्या उत्तर दिया? लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये हमें नहीं लगता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। मतदान से भी हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। धरना, धरना कोई क्यों देता है? अपनी बात मनवाने के लिए, तो लोकतंत्र में भागीदारी ही तो है। रैली, रैली भी हम निकालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अगर हमें सीटेट का मान लो कि एग्जाम के 10 दिन पहले पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दे, तो हम रैली निकालेंगे ना, धरना देंगे ना। क्यों देंगे? क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उस चीज को मनवाने के लिए हम रैली निकालेंगे, धरना देंगे। ठीक है,
फिर है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन, किसी सामाजिक समूह के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामाजिक आंदोलन करके भी अपनी भागीदारी लोकतंत्र में दिखाया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी के हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। चुनाव में मतदान द्वारा, तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि सिर्फ मतदान द्वारा भागीदारी करने का सिर्फ एक मतदान तरीका नहीं है, बहुत तरीकों से हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया, ये तो बता दिया कि हम चुनाव के द्वारा भागीदारी करते हैं, साथ ही साथ लोकतंत्र के बारे में सारा कुछ वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र में निर्धारित समय के लिए सरकार चुनी जाती है और जो अवधि क्या होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। तो जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या है, आंसर नंबर 2, कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, इन चीजों द्वारा हम लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? असफल दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा, असफल वर्ड यहाँ पे दिया गया है। क्या है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल क्या होता है? साप्ताहिक बाजार जो हफ्ते में एक दिन, वीकली मार्केट भी बोलते हैं हम, मंडे मार्केट, मंगल बाजार, इस तरह की बाजार होती हैं वो। और शॉपिंग मॉल क्या है, तो जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहां पे एक ही मॉल में हमें बहुत सारी सामानें मिल जाती हैं। तो ये होते हैं दोनों में अंतर, बहुत सारे अंतर हैं जो मैं आपको जब सिविक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी। तो क्या है कि विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तर, ये क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर में किस विद्यार्थी ने विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल रहा है? पहला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान बहुत महंगे होते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो उन सामानों को नहीं खरीद सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। ये भी बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजार मैंने बताया था, अभी मंडे मार्केट होता है, मंगल बाजार, सोम बाजार, इस तरह के बाजार होते हैं, तो एक एक दिन लगते हैं, उसमें कोई अस्थायी दुकानें नहीं होती। शॉपिंग मॉल में लंबे समय तक दुकानें रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में भी लगते हैं। तो ये भी सही है कि साप्ताहिक बाजार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी लग सकता है, शहरी क्षेत्रों में लग सकता है, जबकि शॉपिंग मॉल आपको हमेशा शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। कहीं कोई गांव में मॉल नहीं लगाता, क्योंकि गांव के लोग मॉल में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, उनको सही रेट पर, सस्ते रेट पर सामान चाहिए होता है। फोर्थ है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों की दुकानें होती हैं। क्या है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार हैं जो सप्ताह के एक निश्चित दिन लगते हैं, सही है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों की दुकानें होती हैं। तो ये तो बता दिया कि कब लगते हैं, लेकिन इसके साथ शॉपिंग मॉल का उसने क्या किया, कुछ अलग ही चीजें बता दिया, इसमें कई मंजिला दुकानें होती हैं। तो ये हमारा जो मतलब उनके असफल, मतलब दोनों में प्रदर्शन करने में, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में, कि अंतर की जो क्षमता होती है वो प्रदर्शन करने में, इसमें असफल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, क्योंकि हम, ये भी सही है एक तरीके से, लेकिन क्या है उसमें, क्या है कि अपनी क्षमता, तुलना और अंतर करने की क्षमता में वो प्रदर्शन करने में असफल है। अंतर तो बता रहा है, लेकिन अंतर जहां पर यह है कि साप्ताहिक बाजार वैसे होते हैं जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगते हैं, तो इसके साथ साथ जो तुलना उसकी होती, किस चीज से होती, इस चीज से ना, कि शॉपिंग मॉल एक मतलब बिल्डिंग में होती है और वो अस्थायी दुकानें होती हैं, ये होती तुलना, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या दिया गया, इसमें बहुमंजिला इमारतें होती हैं और अलग भिन्न भिन्न तरह की दुकानें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाती है? ठीक है, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? क्या है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। अब कोई विद्यार्थी आपसे पूछ रहा है, आप पढ़ा रहे हो 6 क्लास में, कोई पूछ रहा है कि आप तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी बिल्कुल संतरे के आकार की है, तो फिर जो मानचित्र है वो बिल्कुल सपाट क्यों है? तो आप उसको कैसे बच्चे को समझाओगे? आप तो बिल्कुल उसके डांट के नहीं समझा सकते ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जहां भी बच्चों को जो भी पेडालॉजी की क्वेश्चन है उसमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। पनिशमेंट देने वाली जहां बात आएगी वो आंसर गलत हो जाएगा, और पनिशमेंट वैसे भी हम क्लास में नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है, पनिशमेंट तो हमें देना ही नहीं है बच्चों को।
पहले तो ये है। दूसरा है विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, मानचित्र तो वो देख ही रहा है। दूसरा उन्हें स्वयं ही कारण का पता करने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी को हम स्वयं का कारण का पता करने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हम उसे बोलेंगे कि आप स्वयं कारण का पता करो, तो फिर क्या होगा, फिर टीचर का तो कोई काम ही नहीं है। विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, तो विद्यार्थियों को सिर्फ ग्लोब दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्या है, सजीवता के साथ दिखाना कि यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, है ना। सजीवता के साथ हमें दिखाना है कि मानचित्र और ग्लोब दोनों ही हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कि हम हर चीज को सही तरीके से समझ सके, इसलिए उसे सपाट बनाया गया है। ठीक है। अब इससे ग्लोब से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, कि पृथ्वी का मानक रूप किसे माना गया है। ठीक है, पृथ्वी का मानक रूप किसे माना गया है, मानचित्र को, ग्लोब को, एटलस को, तो पृथ्वी का मानक रूप किसे माना जाता है, ग्लोब को। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ दृढ़ संबंध होता है। तर्क है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती है। ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो कला के साथ और दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। आर ए की व्याख्या है कि जो बहुत सारी कलाएं होती है वो सामाजिक विज्ञान को क्या साक्ष्य और प्रमाण प्राप्त करती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कला के साथ दृढ़ संबंध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है कि ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय होती है। सत्यापनीय है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति होती है, जो सामाजिक विज्ञान है वो साक्ष्य आधारित है, यानी कि जो हमारे स्रोत मिलते हैं हिस्ट्री में, उस स्रोत पे ही तो आधारित है वो। हम अपने आप तो कुछ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के मकान थी, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई हम अपने आप कहानी बना के नहीं बोलते, वो साक्ष्य है उसका। हमें मतलब कि वो सत्य है, बिल्कुल सत्यापनीय है, बिल्कुल सत्य है, साक्ष्य आधारित है, अनुभाविक है, हम उसे अनुभव भी कर रहे हैं। हवा के बारे में हम पढ़ते हैं, हवा किस ओर से किस ओर जाती है, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम अनुभव कर रहे हैं ना, तो अनुभाविक भी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है कि इसका अध्ययन जो है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक घटना से बहुत बड़ी व्याख्या की ओर ले जाती है। कोई एक घटना हो गई, कोई एक युद्ध हो गया। अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी कि 1857 के विद्रोह के बारे में मैं आपको पढ़ाई थी, ये एक घटना थी, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है कि किस तरीके से 200 साल पुरानी, मैं आपको बताती आई हूँ कि किस तरीके से लोग अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान थे। ये सभी है ना घटनाएं, बिल्कुल मतलब घटना तो एक है लेकिन व्याख्या उसके कई है, बहुत व्याख्यान की ओर ले जाती है कि उसका रीजन बहुत बड़ा हो सकता है, पहले और बाद में 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ। तो याद करिए, घटना तो एक थी बस, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो गई। तो यही है, इसका अध्ययन प्राय एक घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाती है। तो हमारा क्या है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। ओके, इसके पीछे एक कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, अभियंता मीन्स इंजीनियर। ओके, इसके पीछे एक कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान की तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। ये रूढ़िवाद धारणा है। ठीक है, रूढ़िवादी धारणा ही तो है कि महिलाएं यही कर सकती हैं, पुरुष यही कर सकते हैं, महिलाओं ये काम नहीं कर सकती और ये काम अच्छा करती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये रूढ़िवाद धारणा है। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर रूढ़िवाद धारणा, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो जेंडर रूढ़िवाद धारणा, यानी कि स्त्री और पुरुष के लिए जो रूढ़िवाद धारणाएं विकसित की गई हैं वो इसमें वो क्या करती है, परिवर्तित करती है रोजी का कथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप क्या करा रहे हो, मतलब परिचित करा रहे हो, चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को बता रहे हो। तो निम्नलिखित में कौन सी विधि, कौन सा जो मेथड बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगा, कौन सा पेडालॉजी का मेथड, शिक्षा शास्त्रीय का मतलब होता है पेडालॉजी मेथड, कौन सा बहुत बिल्कुल सही होगा। पहला है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना,
स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो सिर्फ चित्र दर्शाने से कुछ नहीं हो सकता, ये तीनों ही हमारा हो सकता है। याद रखिएगा, पेडालॉजी के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा ही आपको 2 या 3 ऑप्शन आपको लगेंगे, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2 ऑप्शन तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ना ये या ये लास्ट तक हम यही सोचते रहते हैं। होता है ना कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, कभी कभी यही सोचते सोचते हम गलत कराते हैं। इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल शांत रह के हमें पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, विद्यार्थियों के उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे के लिए कहना। ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, कौन ज्यादा पावरफुल है, सबसे श्रेष्ठ पूछा गया ना, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। तो चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, तो ये हमारा सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा कि मतलब कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताना, कि जो कक्षा में होता है, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उस चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं ना। अगर जाके हम देख के आएंगे कि ये चुनाव ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उन चीजों को समझ तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन अगर हमारे साथ वही चीजें हो रही हैं और किसी के बताने से, यहाँ क्या है, विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, किसी के बताने से भी हम थोड़ा मतलब समझ तो लेते हैं, लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि हमारे साथ जो घटना घट रही है, हमारे साथ जो हो रहा है, उस चीजों को हम समझ पाते हैं। तो कक्षा में अगर प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराया जाएगा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया जाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया। जैसे पहले नामांकन हो, नामांकन में वो लिख के देंगे कि वो कैसे चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जैसे कभी मॉनिटर का होता है ना चुनाव, तो नामांकन होगा, उसमें वो लिखेंगे सब कुछ चीजें, मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराना, तो विद्यार्थी चुनाव संबंधी प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सबसे श्रेष्ठ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के लिए के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। क्या है, आदिवासियों और चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमें क्या करवाना चाहिए। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, व्याख्यान और या सेमिनार से कुछ नहीं होता। आदिवासियों और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन, पाठ्य पुस्तक पठन भी हमारे लिए उतना नहीं है, एक्टिविटी से हमें बताना है, सेमिनार या व्याख्यान से भी नहीं है। आदिवासियों और चरवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, और एक ये, और दूसरा क्या है, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। बकरवाल क्या है, वो चलवासी आदिवासी होते हैं, चरवाहे आदिवासी होते हैं, तो उनके ऊपर चलचित्र या वृत्ति चित्र दिखाना। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पेडालॉजी के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 ऑप्शन ऐसे इसमें जरूर होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल मतलब कि सबसे ज्यादा सही होगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा सटीक या सही होगा। अब विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट पर इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह, श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। जल का इस्तेमाल याद रखिएगा, देखिए क्या है, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी को कक्षा में होनहार माने जाने वाली प्रतिक्रिया को लिख लेना। विद्यार्थियों को जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। मान लो कि हम जल पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल उसमें किस तरीके से करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना, सही है। वे विद्यार्थियों को कक्षा में होनहार माने जाने वाली वो विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिखना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ होनहार माने जाने वालों की प्रतिक्रिया नहीं लिखनी चाहिए। विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। अगर हम विद्यार्थियों की बातों को सुन रहे हैं तो उसको लिख के अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं इसके लिए। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, हर बात को अभिलेखित करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता कि हर बात उसमें हम लिख सके। जो जरूरी बातें होती है, देखिए, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ओके। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है, ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली सिविक्स का चैप्टर, ये खत्म होने पे क्या होता है कि शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाता है, तो यह अवलोकन कौन से उद्देश्य को पूरा करता है।
क्या है, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। पहला ये है। दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। बिल्कुल नहीं, भय तो हमें पैदा करना ही नहीं है बच्चों में। विभिन्न मुद्दों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी नहीं है, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके। 41 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। भ्रांत धारणाएं यानी कि कौन सी सामाजिक विज्ञान के संबंध में धारणाएं जो है वो गलत हैं। पहला है, ये एक गैर उपयोगी विषय है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे सामाजिक विज्ञान बहुत ही उपयोगी विषय है, ये गैर उपयोगी विषय नहीं है, तो ये भी गलत है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी गलत है। जो भी हम पढ़ते हैं वो सभी हमारे में, मतलब साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी एक अपने आप में श्रेष्ठ है। ठीक है, सभी हर किसी को पढ़ना जरूरी है और सभी अपने आप में श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। बिल्कुल नहीं, रटने पर तो जोर ही नहीं देता सामाजिक विज्ञान। मैं आपको जितना पढ़ा चुकी हूँ, कहीं भी रटने की बात मैंने की ही नहीं है थ्योरी में। कुछ जो डेट होते हैं वो रटने की जरूरत होती है, बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती सामाजिक विज्ञान में। हर चीज आप समझ के पढ़ सकते हैं। डी है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे विकल्प होते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए। विकल्प की कमी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो हमारे ए बी सी डी सारे ही भ्रांत धारणाएं हैं, सारी धारणाएं गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब है उष्णकटिबंध की कल्पना। ये सारे बेटा अभी सिविक्स के क्वेश्चन थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से जिनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मैं आपको बता चुकी हूँ कि उष्णकटिबंधीय ये तो हमारा पृथ्वी मान लो, पूरा नहीं बन पाया। ये क्या है हमारी, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती है, अक्षांश रेखाएं पड़ी होती है। अक्षांश और देशांतर पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, तो वो जाके आप जरूर समझ लें, क्योंकि अक्षांश देशांतर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बाकी मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर में ही अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। लेकिन जो मेरा सेपरेट वीडियो है वो आपको जरूर देखना है, अक्षांश देशांतर वाला, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे हर चीज। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय या कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है हमारी। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। ऊपर का शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, नीचे भी शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां से आपको देखना है। ओके, तो हमें क्या है, ग्लोब में हम ये समझा सकते हैं बच्चों को। उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। देशांतर, देशांतर की जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देशांतर ये सीधी रेखा है, मैं बता चुकी हूँ अभी। इस देशांतर की जानकारी से हमें उष्णकटिबंधीय के बारे में पता नहीं चलेगा। ग्लोब बिल्कुल सही है, ग्लोब से हमें पता चलता है उष्णकटिबंधीय। आतपन, आतपन से ही पता चलता है। आतपन का मतलब क्या होता है कि सूर्य की किरणों को जब पृथ्वी अपने पास रोक लेती है तो उसे आतपन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय में देखिए क्या होता है, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें जहाँ पे सीधी पड़ती है उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आतपन भी वही हुआ कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, उसे आतपन बोलते हैं। नाम से ही पता है, आतपन मतलब कि जो तपन होती है, ऊर्जा होती है, आओ मेरे पास, तो वही है आतपन। ठीक है, अक्षांश भी है, अक्षांश रेखाओं को मैंने बोला है कि अक्षांश भी है, जो उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा बी, सी और डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र के से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन। राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। पहले नागरिक शास्त्र बोलते थे सिविक्स की बुक को, अब क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। तो ये इसमें क्या बोला गया कि ये किसके लिए था,
कि समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये भी सही है, हमारा बी भी सही है कि जो ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं लग रहा है। लग रहा है आपको? आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी की व्याख्या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है, पर कोई किसी की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करती है? कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करती है? विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नारे लिखने के लिए कहना ये कोई आलोचनात्मक सोच नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तो ये सही है, क्योंकि इसमें विचार करने की बात की गई है, तो आलोचनात्मक तभी तो लिखना वो विकसित होगा कि हम विचार करेंगे तभी तो चर्चा करेंगे, विचार करेंगे तो उसी से किसी की आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। छात्राओं यानी कि जो लड़कियां हैं वो विद्यालय में जो आती हैं उनकी उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इनके नौकरी पाने के अवसरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, चर्चा करना, जहां पे विचार करना, चर्चा करना, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो आलोचनात्मक होते हैं, उसमें आलोचना करने के भाव पैदा होते हैं। तो बी और सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध करें। नहीं। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी नहीं होगा। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें देखिए जायज है यानी कि सोचने की बात की गई है ना, कि हम विचार करें, सोचें, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्या, आपने देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र से किस स्तर के शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो ये थोड़े ना ये आलोचनात्मक विषय है कोई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। ठीक है, पाठ्य योजना यानी कि जो लेसन प्लान बनाते हैं, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के समक्ष करने में सक्षम होंगे। ठीक है, शॉपिंग बाजार की तुलना किससे करने में सक्षम होंगे? साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या प्रदर्शित करने की? अनुप्रयोग नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि वो विश्लेषण कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, इस प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? संघवाद होता है कि जिसमें सरकार 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें हो, 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें हो, यानी कि एक के ऊपर एक सरकार हो। हमारे भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पंचायती राज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो भारत में संघवाद है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मूल्य सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसमें क्या होता है, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। चलिए पहला क्या है, राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पर संक्षिप्त विवरण लिखिए।
देखिए क्या है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त, ये भी सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई है। हम आगे देखते हैं। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है? ये भी सही है। शासन व्यवस्था के 3 स्तर भी तो जानना जरूरी है हमें। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्यों और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? फिर चौथा क्या है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए संघवाद को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं हो सकता सही, बिल्कुल उपयुक्त। क्या है, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? तो इसमें सारी चीजें लिख दी गई हैं कि हमारे राज्य यानी कि संघवाद में 3 स्तर की सरकारें होती हैं, तो इसमें है संघवाद की समझ विकसित करनी है ना। और फिर क्या है कि एक ही के हाथ में सारी शक्तियां होती, शक्तियों का बंटवारा भी नहीं होता, तो क्या होता? तो संघवाद की समझ तभी विकसित होगी जब हम उसके नेगेटिव चीजों को भी पढ़ पाएंगे कि ये नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? पहला क्या उत्तर दे रहा है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। बिल्कुल सही है। बी क्या है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। सिर्फ नियमावली ही नहीं देता संविधान। चलिए डी देखते हैं, संविधान में वो नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। सही है, बिल्कुल। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से साझा करते हैं। बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड गलत होगा। क्या है कि निम्नलिखित में से मतलब विद्यार्थी, आंसर तो सारे विद्यार्थी दे रहे हैं, तो कौन सा जवाब हमें आंसर से हमें ये लग रहा है कि विद्यार्थी क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया से के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। पहला, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन, एक स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा तो बिल्कुल भी गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा पढ़ते पढ़ते आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तथ्यात्मक यानी कि तथ्य के बारे में क्लियर हो कोई विद्यार्थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, उनको सिर्फ नॉलेज ना हो, समझ विकसित हो, तो कौन से प्रश्न हम पूछ सकते हैं विद्यार्थियों? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, रणनीति ज्ञान, विषय कौशल का ज्ञान। तो वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन परिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ आंसर है। ओके, चलिए अब नीचे देखते हैं। 51, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे का है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? बेटा समय और जो तिथि वाला है मैं बता चुकी हूँ ज्योग्राफी में, और मैं उस समय ही बता रही थी आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी कि इससे क्वेश्चन जरूरी आता है सीटेट में, जो ज्योग्राफी में जो समय वाला है। ठीक है, ग्रीनविच समय से जो रिलेटेड क्वेश्चन है चैप्टर, वो वायुमंडल की परतें, बहुत सारी चीजें हैं जैसे भूकंप के बारे में, ये सारी चीजें इससे तो आता ही आता है। वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको जरूर इसे बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए ग्रीनविच मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, पृथ्वी है। ओके, ये ग्रीनविच सीधी रेखा ग्रीनविच जाती है, इसे ही जो सीधी रेखा जाती है इसे ही ग्रीनविच कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। ओके, 0 डिग्री देशांतर है। इधर पूरब है हमारा, इधर हमारा पूरब है, और इधर हमारा पश्चिम है। ओके, अब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर माना गया है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर हम जितना डिग्री बढ़ते जाएंगे, हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। और ग्रीनविच पे जो समय है
पूरब की ओर हम बढ़ते जाएंगे, जितनी डिग्री हम आगे बढ़ेंगे उतना, मतलब कि बता चुकी हूँ हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो वो समय उसमें प्लस हो जाता है। मान लो भारत 82.5 डिग्री, मान लो कि भारत है ही 82.5 डिग्री पूरब में, तो 82.5 डिग्री पूरब पे आप 4 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लीजिए कितना समय हुआ, वो प्लस हो जाएगा। ग्रीन बीच पे अगर 12 बजा है तो भारत में क्या बचेगा। और वही हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वैसे ही समय निकालेंगे कि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, और पश्चिम की ओर जाते समय हम उसे माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, यदि ग्रीनविच या पर दोपहर के 12 बजे है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या बजते हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या बजेंगे, 3 बजे होंगे, 3 बजे का अपराह्न, ठीक है, दोपहर के 3 बजे होंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ग्रीन बीच से कोई भी 10 डिग्री पश्चिम में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीन बीच से 10 डिग्री पूरब में कितने बजेंगे, तो वो भी आपको वैसे ही दिखाना है, मतलब माइनस प्लस करके। बहुत अच्छे से मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ, आप चैप्टर जाके जरूर देख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं, ये भी ज्योग्राफी के चैप्टर में है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज, जो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको करा चुकी हूँ वो चैप्टर थ्योरी जरूर पढ़ लें। आप थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, तटीय क्षेत्र में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। समुद्री गुफाएं जो ये पत्थर के जो बड़े बड़े स्तंभ मान लो होते हैं ना समुद्र में, यहाँ पे जो पानी की लहरें ऐसे ऐसे जाती है तो छेद होते होते गुफा बन जाती है, तरंगों के कारण क्या होता है, गुफा बन जाती है। अपर्दन और निक्षेपण होता है, ठीक है, अपर्दन मतलब तोड़ना, निक्षेपण मतलब जमा करना। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, बिल्कुल सही है, तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण यानी कि तोड़ना और जमा करना, इससे क्या होता है, समुद्री गुफाएं बनती हैं। पवन अपर्दन नहीं, सीधा क्वेश्चन है जिसमें तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती यानी भूमध्य रेखा के पास ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ये भी मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुकी हूँ, तो प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जाके थ्योरी जरूर देख लें, तभी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, कि सदाबहार वृक्ष मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहीं पे मैं बताती हूँ फिर से आपको। ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहीं पे जो लकड़ियां मिलती हैं वो बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, इस कारण यहाँ की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि सदाबहार वन व सदाबहार वृक्ष भूमध्य रेखा के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, नहीं, भूमध्य रेखा के पास बहुत तापमान तेज होती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और निम्न तापमान, उच्च तापमान नहीं, मध्य वर्षा और निम्न तापमान नहीं, भारी वर्षा और उच्च तापमान हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, बिल्कुल गलत है। अब मैं अक्षांश और देशांतर का वीडियो इसके साथ मैं टैग कर दूंगी, ताकि इसके साथ आप अक्षांश देशांतर का वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो देख के आप समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो को। क्या है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में नहीं है, बल्कि विषुवत रेखा से क्या होता है, 66.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में नहीं, 66.5 डिग्री दक्षिण में है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती नहीं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है।
ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत वृत्त कहा जाता है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त कह सकते हैं इसे, या फिर भूमध्य रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, ये भी कहते हैं इसे, और विषुवत वृत्त इसका सही नाम है। ओके, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। ये अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर क्या है। ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है, बिल्कुल सही है। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई, बिल्कुल सही है। आप ग्लोब देखिएगा, अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है, ग्लोब अंडाकार आकृति में नहीं होता है, ग्लोब संतरे की आकृति में होता है। ठीक है, तो ए, बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ में आपको अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो जरूर ऐड करूंगी, ताकि आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि इस जो 2023 के जो क्वेश्चन है इसमें अक्षांश और देशांतर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब ग्लोब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, तभी ये क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। और साथ के साथ में ज्योग्राफी का जो सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो, हिस्ट्री के वीडियो आप जरूर देखें। थ्योरी देखेंगे तभी आपका क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने से या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, दोनों ही अकेले अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो नेक्स्ट हम इसमें 56 तक कर चुके हैं, 57 से आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ के साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो जरूर देख लें, थ्योरी जरूर देखें। मैं बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी देखने के साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते जाएं। ओके बच्चों, बाय बाय।